वैसे देखो कल हमने क्या सीखा था, ग्राफ जो समीकरण देखा था, समीकरण को ग्राफ पे निरूपित करना सीख लिया था। कौन सा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करना सीख लिया था। आ गया था आपको समझ? हाँ या ना? एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी टॉपिक है, समझ भी आएगा आपको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझते हैं वो टॉपिक क्या है। वो मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि हम इसमें होता है। जैसे मैंने बताया दो चर वाला रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है तो उसकी कोई रेखा होगी इस तरीके से, उसको रेखा निरूपित कर सकते हैं। दूसरी वो लाइन यूँ करके काट सकती है, दो लाइन यूँ करके जा सकती हैं और दो लाइन यूँ करके भी जा सकती हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? चलो मैं एक एक करके सारे बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें समीकरण देखकर पता करना होगा कि ये लाइन प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ये समझो, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसको इस तरीके से लिखते हैं, x का कोई एक गुणांक होता है, y का कोई होता है, कोई अचर पद होता है, ऐसे तो होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? बढ़िया। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। ये तो एक हो गया, तो एक मतलब मैं a1 b1 c1 लिख दे रहा हूँ। दूसरा है a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0। मतलब कहने का यह कुछ रैखिक समीकरण अगर आपको इस तरीके से दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 20, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर मैं इससे कंपेयर करके पूछूं आपसे तो a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू, c की वैल्यू -20। उधर है ना, इधर लाओगे तो माइनस का ना हो जाएगा है? b की जगह 4, यहाँ इसके नीचे क्या लिखा है? b की वैल्यू 4 बताइए। a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू, ये b की वैल्यू है। अब देख पा रहे हो कि y का गुणांक b होता है, तो b की वैल्यू 4 है और जो अचर पद वो 20 है, लेकिन इधर लाओगे तो माइनस का 20 है। तो a b c की वैल्यू समझ आ रही है इस तरीके से आपको? ठीक है, a b c की वैल्यू क्या है? तो इस तरीके से अगर ये दो समीकरण दे रखे हैं तो हम कैसे बता पाएंगे कि लाइन कैसी है, वो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल कराऊंगा, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले पहली कंडीशन ये, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो लाइन हम कह देंगे प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं? इधर लिख दे रहा हूँ, प्रतिच्छेदी। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे कोई लाइन है, एक केवल अकेली लाइन है, इसके कितने हल हो सकते हैं? बहुत सारे हल। जो भी इस पे बिंदु आ रहे हैं वो सब इसके हल हैं। जो भी इस बिंदु पर, इस लाइन पर आ रहे हैं वो सब क्या है? इसके, रोहित शर्मा, इसके हल हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 10, तो इसके अनंत हल होंगे अकेली अगर है तो? बताओगे, एक आधा हल बताओगे इसका? 8 प्लस 2, बिल्कुल सही बात है, 8,2 इसका एक हल हो गया। और 7 प्लस 3 x का एक हल हो गया। 6 और 4 हो गया, इसकी जगह 6 रखो, इसकी 4 रखो 10 आ जाएगा। 8 रखो 2 रखो 10 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये इसके सब हल हैं। तो अगर अकेली रेखा है, अकेला समीकरण है, तो इसके अनंत हल हो सकते हैं। लेकिन अगर दो समीकरण है, मतलब जो भी बिंदु इस पे आ रहे हैं ये सब बिंदु इसी पे आएंगे, 8,2 7,3 सभी इसी पे आएंगे। अगर दो रेखाएं हैं तो या तो उनका एक हल होगा, भाई जो बिंदु इन दोनों रेखाओं पे पड़ रहा है वो इसका हल है। जब दो रेखाओं की बात होगी तो जब बिंदु दोनों रेखाओं पे पड़ेगा तब उसका हल माना जाएगा सचिन कुमार। तो ये वाला बिंदु है, दोनों रेखाओं पे पड़ रहा है, तो इसका हल है। ऐसा कौन सा बिंदु है, अगर कुछ कंडीशन दो रेखाएं हैं इस तरीके से हैं, तो ऐसा कौन सा बिंदु जो इन दोनों रेखाओं पे पड़ रहा है? कोई नहीं पड़ रहा। इन दोनों रेखाओं पे एक साथ कोई बिंदु नहीं पड़ रहा, तो इसका कोई हल नहीं है। ऐसे कितने बिंदु हैं जो इन दोनों रेखाओं पे एक साथ पड़ रहे हैं? ये ओवरलैपिंग है, संपाती हैं, तो बहुत सारे बिंदु पड़ रहे हैं, तो अनेक हल हो जाएंगे। अगर रेखा प्रतिच्छेदी हैं, अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो हम कह सकते हैं एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। एक हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है,
एक चीज़ और बोलते हैं इसको कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को हिंदी में बोला जाता है दिखाना यार, बुक दिखाना एक सेकंड। अच्छा, अगर हल है, अगर समीकरण, इन दोनों समीकरणों हल है तो उसको संगत बोला जाता है। अभी एक एक करके एग्जाम्पल समझेंगे, सारी कहानी, टेंशन की कोई बात नहीं है। इधर दूसरी कंडीशन लेते हैं। हाँ, संगत। संगत मतलब अब तुम्हारी संगत सही नहीं चल रही, वो संगत। संगत अच्छी करोगे तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, अगर संगत खराब होगी तो उन्हीं के जैसे बन जाओगे जैसी संगत होगी। ठीक है, इसका मतलब है संगत। बताऊंगा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरी कंडीशन, अगर A1/A2, ये A1A2 है, बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तब हम कहेंगे कि लाइन कैसी हैं। और आप पढ़ के आए हो क्या तुम? समांतर हैं। एक भी एक, यहाँ एक हल था, यहाँ कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। यहाँ आदित्य हल था, यहाँ तो कोई हल नहीं है कि ये तो दोनों एक ही बात थी, यहाँ पर कोई हल नहीं कह दिया हमने। संगत की जगह ये होगा असंगत, क्योंकि हल नहीं है ना, तो इसलिए असंगत। हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। इसके बाद तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में क्या होगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो इसमें क्या होगा? लाइन है संपाती, संपाती लाइन है। हल अनेक होंगे, अनेक हल, और ये होंगे संगत। हल है तो संगत होगा। संपाती मतलब ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक ये दूसरी भी इसके ऊपर ही। ठीक है, ये लाइन कुछ इस तरीके से, प्रतिच्छेदी, समांतर कुछ ऐसे, संगत, संगत या संपाती कुछ ऐसे। दो कलर से बनाना पड़ेगा, समझ गए? देखो अभी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा क्या क्या बताया मैंने, ये एक बार आप इसको नोट कर लो पूरे को, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या करना है। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको दो समीकरण दे दूँ, मैंने दे दिया 3x + 4y = 10, मैंने दे दिया 9x + 12y = 40, ये मैंने दो समीकरण दिए। अब आपको ये या तो इनके ग्राफ दोनों के बनाओ, तब आपको पता चलेगा कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। ग्राफ बना के तो पता चलेगा, ठीक है, हाँ या ना? लेकिन बिना ग्राफ बिना ग्राफ खींचे भी हम पता कर सकते हैं ये लाइन कैसी होंगी। कैसे? वही तो मैंने लिखवाया है सब यहाँ पर, कैसे। तो क्या करना है हमको? देखो ये मैंने A1/A2 लिखवाया था, B1/B2। A1/A2 क्या मतलब? ये बटे ये, तो आप लिख दो 3/9। और जो मैंने B1/B2 लिखवाया था उसका मतलब ये बटे ये 4/12। सबसे पहले इसी को चेक करेंगे क्या ये बराबर है, तो ये 3 बार कटा और ये भी 3 बार कटा, एक बार एक बार, सही है, बराबर आ गए। अगर ये बराबर आ गए, अगर बराबर ना आए होते तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। चलो देखेंगे अभी। बराबर अगर नहीं है, बराबर आ गए तो आगे भी चेक करो, आगे 10/40, या तो दोनों बराबर के उधर हूँ, दोनों बराबर के इधर हूँ, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10/4 बार कट जाएगा, 1/4, तो ये बराबर नहीं है, 1/3, 1/3, ये बराबर नहीं है। कौन सी वाली कंडीशन है इनमें से? ये वाली, बराबर और नहीं बराबर, बराबर और नॉट बराबर, ये वाली कंडीशन है। तो ये दोनों रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं समांतर हैं आपकी। कैसी हैं? समांतर हैं। और इनको हल करने का सोचोगे ना तो कोई हल नहीं निकलेगा इनका। इनको हल करने का सोचोगे तो कोई हल नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, क्या? खींच लो ग्राफ, ग्राफ तो खींच ही सकते हो, वो सिखाया मैंने कल आपको, ग्राफ खींचना तो सिखाया था ना, तो ग्राफ खींच सकते हो। बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? सवाल नंबर 1 नोट कर लो इसको फटाफट। अब दूसरा सवाल, ये सवाल खुद से करोगे आप।
इसको बताओ क्या होगा। हाँ, दो समीकरण हैं, दो समीकरण को तो बताओगे कि दोनों समीकरण मतलब दोनों रेखाएं काट रही हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। बताओ वेद प्रकाश, आपकी तबीयत सही है? तो हम्म, नहीं। हाँ रोहित शर्मा, तुम्हारे पास एक ऐसी टी शर्ट लाल कलर की है, एक यही हरी कलर की है ना? हाँ, नहीं तो ऐसे एक ही तरीके की कितने कलर की टी शर्ट है आपके पास? दो ही हैं क्या? तो देखो, ये जो मैं निकाल रहा था ना, ए वन बटे ए टू, बी वन बटे ए टू, बी सी वन बटे सी टू, ये निकलता कैसे है? ये कुछ नहीं, ऐसी एक्स का गुणांक एक्स से डिवाइड कर दो, दो बटे इसका गुणांक क्या है? एक। यहाँ पर ये वाई का गुणांक 5 है, यहाँ पर वाई का गुणांक 2 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये नहीं है। मतलब ये वाली कंडीशन ए वन अपॉन ए टू नहीं बराबर है बी वन अपॉन बी टू के। पहली वाली कंडीशन आ गई है। अगर ये पहली वाली कंडीशन आ गई तो पहली वाली कंडीशन में क्या था? प्रतिच्छेदी होंगी रेखाएं। रेखाएं कैसी होंगी? अगर पहली वाली कंडीशन बन जाए, ये वाली कंडीशन बन जाए, तो हम कहते हैं रेखा कैसी हैं? प्रतिच्छेदी। इनका एक हल संभव होगा। कैसा होगा इनका? एक हल होगा। एक हल या अद्वितीय हल? एक हल होगा तो हम वो निकाल भी सकते हैं, एक हल हम निकाल भी सकते हैं। उससे मतलब नहीं है। अगर पहली बार में ये दोनों ना बराबर ना हो तो आगे सोचो ही मत उसको, ठीक है? मैंने क्या बताया, यहाँ पर सी वन अपॉन सी टू की चर्चा की क्या मैंने? नहीं। मैंने कहा अगर ये बराबर नहीं है तो आगे देखना ही नहीं है सी वन अपॉन सी टू। प्रतिच्छेदी, एक हल, अद्वितीय हल या फिर संगत कह सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पर आगे देखते, आगे देखते क्या कंडीशन है। समझ पा रहे बच्चों? चलो, तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? ये वाला सवाल और देखो, बस x के बटा x कर दो 6/3, y वाला y के बटे में ले आओ 10/5। पहले इसी को सॉल्व करेंगे, आगे सी को नहीं देखेंगे। ये कटेगा एक बार, ये कटेगा दो बार, ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 5 से दो बार। 2/1 2/1 बराबर आ गए ना? तो आगे भी चेक करेंगे। 25/12.5 इसको सॉल्व, ये 25 दो गुना होता है 12.5 का। एक बार कटेगा, दो बार कटेगा, सब 2/1 2/1 2/1 आ गए। 2/1 या फिर बटे में एक तो लिखते ही नहीं है, 2 बराबर 2 बराबर 2। तो ये कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं हैं दोनों, समपाती रेखाएं हैं। कह सकते हैं अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? जब एक हल हो, देखो ध्यान से समझना, एक हल हो या अनेक हल हो, हल तो है ना, तो दोनों को संगत बोलते हैं। दोनों क्या बोलते हैं? संगत। और जब कोई हल ना हो तो असंगत। तो इसको भी संगत ही बोला जाएगा, संगत ही बोलेंगे ना? बोलो हाँ है ना? समझ में आ गई कहानी? आसान था जो भी मैंने ये समझाया अभी तक का। कुछ एग्जाम्पल मैं दूं, आप लोग करके दिखाओगे? चलो, ये 5 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों मैंने। 5 क्वेश्चन आप देख लो, रूल अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि रूल अब मैं मिटा दूंगा, क्योंकि इन सब 5 का सॉल्यूशन इधर करूंगा। रूल आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है? तो बच्चों देखो, मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे। वैसे ये तो एनसीईआरटी के ही हैं 3, बाकी ये थोड़े से अलग मैंने अपनी तरफ से बना के दिए। गलती आपकी ज़्यादातर यहीं हुई है, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, आगे गलती ना हो, ठीक है? अगर पेपर में सवाल आएगा तब, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी ऐसे आपसे गलती करवाने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे कि मैंने बनाया, मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया और आपने गलती की। क्या गलती की मैं बताऊंगा अभी। पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। स्टार्टिंग से भाई, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो A1/A2 A1/B2 कुछ मतलब ऐसे सवाल है ये वाला, तो आपको सीधे करना है 5/7, ठीक है, -4/6। ये बराबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। 5/7 है, 2/3 है। ये पहले में ही बराबर नहीं आया। अगर पहले ही बराबर नहीं होता A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आगे तो चेक ही नहीं करते, आगे चेक नहीं करते, बोल देते हैं कि ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं तो हल कितने होंगे? एक हल होगा। संगत बोलेंगे या संगत? संगत बोलेंगे। एक हल है ना, एक हल है तो संगत बोला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या? पहला वाला बिल्कुल क्लियर है। दूसरा वाले में क्या करोगे? भाई ये तो सीधे सीधे देख रहा है, 9/18, 3/6,
दो बार कटेगा, दो बार कटेगा, बराबर आ गया, 1/2 1/2। आगे पहुंचो, 12/24। ये भी बराबर आ गया भाई, तीनों ही बराबर आ गए, तो ये संपाती हैं। संपाती मतलब कितने हल होंगे? अनेक हल। अनेक हल हैं तो संगत या असंगत? संगत होगा, हल है ना, हल है तो संगत, दूसरा हो गया। तीसरे वाले में भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको, 6/2 -3/-1, ये 3 बार कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 3 बार कटेगा, है ही है ये। और ये 10/9 बराबर नहीं है, ये तो 3 है, 3 है, लेकिन ये नहीं कटा, तो ये बराबर नहीं है, तो ये समांतर। कैसे कटेगा? 10 से 9 कैसे कट जाएगा भाई? अरे ऐसे 3 से कटता है तो 10 कटे, ये 3 आ गया ना, इधर इधर भी 3 आ गया, ये नहीं आया 3, तो बात खत्म होगी, समांतर है। समांतर तो कोई हल नहीं, समांतर तो कोई हल नहीं, असंगत बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? असंगत। अब बात आ गई किसकी? चौथे और पांचवें की, तो इसको समझेंगे ध्यान से। कैसे समझेंगे? ठीक है, अब बात करते हैं चौथे वाले की। चौथे वाले में देखो क्या दे रखा है, 6/2, 6/2 दे रखा है ना। उधर क्या दे रखा है? 15/-5, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 3 बार, दोनों 3 बार कटे, लेकिन ये आया है प्लस का 3, ये आया है माइनस का 3, ये बराबर नहीं है, माइनस लग रहा है ना। समझे नहीं समझे? यहाँ लग रहा है ये माइनस, तो ये माइनस की वजह से -3 है, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो कैसे है ये? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी तो एक हल होगा, एक हल और संगत। समझ गए नहीं समझ गए? ये वाला तो हो गया, लास्ट वाला रहेगा। लास्ट वाला आपने गलत क्यों कर दिया? ये 10 है, इधर 1 है, यहाँ 10 का x गुणांक 10 है, यहाँ 1 है, यहाँ x गुणांक 20 है, यहाँ पर 2 है। पहले इसी को चेक करते हैं, 10 बार कटेगा, बराबर है, बराबर है। आगे चलेंगे हम। क्या बताया था आपने? इसका बताया क्या था? प्रतिच्छेदी बताया था, बराबर है ना, प्रतिच्छेदी कैसे हो जाएगा? 1 से 10 तो 10 बार ही कटेगा, तो भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1 से 10 काट दिया, 10 ही बार तो कटा, बराबर आ रहे हैं। तो आगे चलेंगे, अब बता सकते हो आगे क्या होगा? 20/, और इसको अगर आप इधर लाओगे तो माइनस। वैसे तो बराबर आ ही नहीं रहा, टेंशन वाली बात नहीं है, 2 बार कटेगा, बराबर तो है ही नहीं है भाई। 10 बार कटे, 2 बार कटा है, तो ये कैसी है? समांतर। अगर ये बराबर, ये बराबर, समांतर कोई हल नहीं, कोई हल। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं इतनी आसान सी चीज़ थी, मैंने बताया था कि गलती तो करोगे। कठिन का दिया है मैंने, आसानी दिया है, बताओ इससे ऐसे आसान क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से समझ आ गया ये वाला कंसेप्ट। चलो तो एक सवाल दिया है मैंने, लेकिन यार k कुछ k-2 कुछ ऐसे दे दिया। आपको k का मान बताना है। क्या बताना है? k का मान, k का मान जिसके लिए इसके कैसे हल होंगे? इसके इसका कोई हल ना हो, कोई हल नहीं। के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा? ठीक है, बताओ। समांतर होना चाहिए। के का मान क्या रखें किसका कोई हल ना हो? जल्दी बताओ फटाफट। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझोगे आप इस सवाल को। एक्चुअल में होता क्या है, मैंने कहा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर नहीं होता c1/c2 के। यही तो कहानी होती है। ये तो बराबर होते हैं ना स्टार्टिंग वाले, कोई हल ना हो तो स्टार्टिंग वाले बराबर होते हैं। तो k-2 x का गुणांक क्या है? k-2, यहाँ पर कितना 6, बराबर होना चाहिए 3/k के। बोलो हाँ या ना? देखो भाई, ये बटे ये बराबर होना चाहिए, ये बटे ये, और बराबर आगे वाला बराबर नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए उसको तो बाद में देखेंगे, पहले बराबर तो कर लें। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो k का मान निकालो यहाँ से। k का मान कितना निकलेगा? एक काम करो, काम का क्या करो, रुक जाओ, इसको 5 कर लो, आसान कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो करना क्या है, k को इधर ले आओ, k-2, 5 को इधर ले जाओ,
सही है। सॉल्व करो, के का मान कौन कर पाएगा? जल्दी सॉल्व करके दिखा दो, मुझे नहीं पता। ते द्विघात समीकरण बहुपद तो पढ़ाया जा चुका है ना आपको, तो बहुपद पढ़ाया चुका। बहुपद में हमने ये सॉल्व करना भी सिखाया था। के की गुणा के में होगी, क्या आएगा? के स्क्वायर। के की गुणा 2 में होगी तो 3 पंजे 15, 15 को इधर ले आओ, माइनस का 15। अब 2 को ऐसे तोड़ोगे 15 आ जाए, ऐसे तोड़ोगे गुणा करके 15 आए। क्यों नहीं आ सकता? 3 और 5 भाई, 2 को क्या लिख दोगे आप? 5 माइनस 3। 2 को 5 माइनस 3 नहीं लिख सकते क्या? और 5 3 15 होता है। ये बहुपद में पढ़ा चुका, भूलते जा रहे हो आप। हाँ। क्या यार, मैंने 2 की जगह केवल 5 माइनस 3 लिखा है, तुम फिर हिला दिया तुमने ये। क्या नहीं? तो ये यार, ये तो हमने बहुपद में पढ़ा था ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। बीच वाले टर्म को तोड़ के एक्स के 2 मान निकालते थे, बहुत शून्य अंक जो निकालते थे, तो ऐसे बीच वाले को तोड़ देते हैं कि ये आ जाए। तो 2 को मैंने तोड़ा 5 माइनस 3, 5 3 15 आ जाएगा। और 2 को 5 माइनस 3 नहीं लिख सकता क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? तो ऐसे तो किया है हमने भाई। के स्क्वायर माइनस की गुणा 5 में होगी -5, के पीछे से क्या आएगा? के माइनस माइनस प्लस का 3 के -15 बराबर 0। सही बात है। यहाँ से आ रहा है के कॉमन, के कॉमन आएगा तो के बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 3 कॉमन, के बचेगा। 3 कॉमन जब ले लोगे तो के बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा बराबर 0। के -5, के -5, के -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से के बचा, यहाँ से प्लस का 3 बचा बराबर 0। के 2 मान आए, एक तो के -5 बराबर 0 तो के बराबर 5, और के प्लस 3 बराबर 0 तो के बराबर -3। ये 2 वैल्यू आ गई, बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा था? के किस मान के लिए क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए भाई। अगर कोई हल ना हो, कोई हल की कंडीशन ना की क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 तो होना चाहिए ना, और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। c1c2 तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर c1c2 इस तरीके से है। c1c2 बराबर नहीं आएगा। c1c2 एक्चुअली में है कितना? 1/2 है। 5/10 मतलब 1/2 है ना। अब वैल्यू रख लो, के की वैल्यू 5 रख के देखो, 5 रखोगे तो कितना आएगा? ये 3/5, 3/5 आएगा। 1/2 तो नहीं है ना वो, मतलब 5 चल जाएगा। अगर -3 रखोगे तो कितना आएगा? -3 माने -1 आएगा, वो भी 1/2 है। समझ नहीं पा रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ो फिलहाल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई हल नहीं है ना, ये कह रहा है। तो कंडीशन आपको पता है कि ये होती है, कोई हल ना हो उसकी कंडीशन ये होती है कि नहीं होती है? बोलो हाँ या ना? होती है। अगर ये कंडीशन होती है तो ये बराबर होनी चाहिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए। तो वही तो मैंने लिखा, a1/a2 k -2/5, b1/b2 3/k। समझ गए? मैंने इसको सॉल्व करना चाहा, के को इधर ले गया, इसको इधर ले गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। के की वैल्यू क्या डाल दूं? हाँ, क्या डाल दूं? अब डालनी थोड़ा ना, आंसर तो के की वैल्यू पूछ रहा था। आंसर आ चुका है हमारा। हाँ, कोई हल, के की वैल्यू अगर ये और ये रखोगे तो कोई हल नहीं आएगा इन दोनों समीकरणों का। हमें रखना के नहीं दिखा ना, कोई हल नहीं है, इसीलिए तो हमने ये वाली कंडीशन बनाई। कोई हल नहीं था, इसीलिए हमने ये कंडीशन बनाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? आपके भेज में घुस रही है बात या नहीं? मैं हाँ, एक और सवाल देता हूँ, टाइम कितना हुआ है? चलो एक और सवाल देता हूँ, ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, ऐसी 2 समीकरण देख के वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि के किस मान के लिए के का मान बताना है जिसके लिए इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरणों का क्या होगा? अच्छा, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल कर लो। समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कह लो चाहे तो, अद्वितीय। हाँ,
के किस मान के लिए इसका आदित्य हल होगा? ठीक है, बोलो कैसे निकलेगा? आदित्य हल होने के लिए क्या जरूरी था? B1/B2 के बराबर ना हो, A/A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो, ये कंडीशन थी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ये हमारा के का मान जिसके लिए समीकरण का आदित्य हल हो, तो हमने ये कंडीशन लिख दी आदित्य हल वाली। आदित्य हल मतलब प्रतिच्छेदी वाली। तो यहाँ k/9 बराबर 4/k, k उधर जाएगा, k² हो जाएगा, 9 उधर जाएगा 36। तो k का मान क्या आ गया यहाँ से? +-6। नॉट इक्वल लग रहा है, प्लस मैंने बताया था जब स्क्वायर हटता है तो +- आता है, ध्यान है आपको? स्क्वायर। तो इसका आदित्य हल होने के लिए k की वैल्यू +6 और -6 नहीं होनी चाहिए, +6 और -6 नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल लग रहा है। बाकी कुछ भी हो, हाँ भाई, आदित्य हल का क्या मतलब है? बराबर ना हो। तो वही तो मैं लगा देता हूँ, बराबर ना हो। तो ये बराबर ना होगा मतलब आदित्य हल होने के लिए, आदित्य हल होने के लिए क्या होना चाहिए? के का मान +6 और -6 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी रख दो तो आदित्य हल ही होगा। नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा सवाल मैं पूछूं, के का मान जिसके लिए समीकरण के कोई हल नहीं होगा, के का मान जिसके लिए समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर मैं कहूं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए तो बराबर होने चाहिए फिर, समझ पा रहे हो ध्यान से? अगर मैं कोई हल ना हो तो ये तो बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं हो जाए C1/C2। C1/C2 का तो बाद में देखेंगे, पहले इसका ही देख लो। ये तो बराबर होने चाहिए ना, ये बराबर होने चाहिए, मतलब k की वैल्यू +6 या -6 होनी चाहिए। तो उल्टा हो जाएगा, कोई हल ना होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए? k बराबर +6 हो जाए या -6 हो जाए। तो क्या अगर k की वैल्यू +6 या -6 है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है? और अगर +6 -6 हो गई तो कोई हल नहीं होगा, और अगर नहीं हुई कुछ और आया तो आदित्य हल होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ पाए, बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूँ ध्यान से, एक और बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूँ, नोट बाद में करना, पहले सुन लो। अगर मैं आपसे पूछूं k की वैल्यू 6 है तो इसके कितने हल होंगे? k की वैल्यू 6 है तो इसके कितने हल होंगे दोनों समीकरणों के? रख के देखो, 6 रख के देखो, k की जगह 6 रख के देखो क्या आएगा? 6x x मतलब 6/9 बराबर 4/6। ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार। 6 रखने पर 2/3 आ गया। आगे देखो तो 10/40, ये भी क्या है? 1/4। ये बराबर नहीं है, तो एक बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है। तो 6 जब आपने वैल्यू 6 रखी तो भाई, तो मैं कह रहा हूँ k की वैल्यू 6 के लिए कोई हल नहीं आएगा। और 6 और -6 के अलावा कुछ भी रख लो। मैं आपसे पूछूं 7, अगर मैं k की वैल्यू 7 रख दूं तो कितने हल होंगे? 7 रख दूं तो कितने हल होंगे दोनों समीकरणों के? हाँ, आदित्य एक हल होगा भाई। k की वैल्यू 7 रखी आपने तो 7/9 और 4/7, क्या ये बराबर हैं? अगर ये बराबर नहीं हुए, पहली बार में अगर बराबर नहीं हुए तो होता है आदित्य हल, एक हल। तो 7 के लिए क्या आ रहा है? आदित्य हल। वही तो मैं कह रहा हूँ, k का मान +6 -6 नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आदित्य हल होगा, अगर हुआ तो कोई हल नहीं होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? दो ही तो कंडीशन बता रहा हूँ केवल। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आते हैं, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, जितना भी पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, देखो समझना तो आपको पड़ेगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछो, जब तक ना समझ में आए तब तक पूछो। कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है कि आपसे ज़्यादा बढ़ के हो, आपका दिमाग सबसे बड़ा है, तो समझ तो आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोशिश करोगे तो, कोशिश करने से भगवान में मिलते हैं। पीछे की बात तो छोड़ो, पहले प्रेजेंट का देखो। प्रेजेंट में देखो, जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही तो उसको पूछो, ठीक है? इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तभी आप एक इंटेलिजेंट बच्चे कहलाओगे और आप कुछ भविष्य में बहुत बड़ा करोगे। अगर आप अभी छोड़ते जा रहे हो चीज़ों को, मान लो आपने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, तो ऐसे एक एक टॉपिक करके तो बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है।
ठीक है, अगर आपकी थिंकिंग ये है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें ऐसी रह जाएंगी, फिर कुछ ही समझ में नहीं आएगा। और आपने ये ठान लिया कि समझ नहीं समझना है, तो आप सारी चीज़ें समझते जाओगे, कुछ चीज़ बचेगी नहीं। ठीक है, तो इतना ही फ़र्क है अच्छे में और बुरे में। तो ये आपको पढ़ाई की एक कुछ चीज़ें होती हैं, तरीके, वो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे ये सवाल अभी आपको समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया, पूरा पूरा आया? अगर थोड़ा थोड़ा घर पे जाके भी दिमाग मारो एक बार। ठीक है, ऐसे सवाल बुक में तो नहीं है जो मैं करा रहा हूँ। मैं एक काम करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे सेंड करता हूँ अभी आपको मैं व्हाट्सएप पे एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन सेंड करूँगा जो आपको आज अभी के अभी आज के आज घर जाके तुरंत करने हैं। समझ गए? ठीक है, तो ये हाँ वो मैं देख लूँगा। ठीक है, तो क्लास तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन पढ़ाई करना घर जाके। ठीक है।